नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय जलवायु के पार्ट 2 में बात करेंगे। भारतीय जलवायु और मानसून का जो हमारा पहला भाग था उसमें हमने तापीय सिद्धांत को पढ़ा, ठीक। और तापीय सिद्धांत के अलावा जो आधुनिक सिद्धांत है उस आधुनिक सिद्धांत के तहत मानसून को प्रभावित करने वाले जो ये निम्न कारक हैं इनको हमने समझने का प्रयास किया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमने जो डिवाइड किया है भारतीय जलवायु और मानसून को लेकर के, तो हमने पहले ही कहा है कि हमने पूरे वर्ष का एक चक्र इसमें लिया और पूरे वर्ष के 12 महीनों को हमने 3-3 माह के क्रम में बांट दिया है। एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में इसका रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने प्रारंभ किया था 15 मार्च से 15 जून तक का समय, जो कि भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु का समय है। इसके बाद 15 जून से 15 सितंबर तक का जो समय है ये भारत में मानसून काल है, जिसे हम आर्द्र ग्रीष्म ऋतु या वर्षण ऋतु के रूप में भी जानते हैं। और आज का जो हमारा भाग 2 में जो हमारा टॉपिक होगा इसी क्रम में, वो हम अब 15 सितंबर से 15 दिसंबर और उसके बाद 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का जो शीतकाल का समय है, इसमें भारतीय जलवायु को लेकर के इन कारकों की क्या क्या गतिविधियां हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 15 सितंबर से आगे जब हम बढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं संक्षिप्त रूप में इसका रिवीजन करना चाहूंगा ताकि हमारा एक सीक्वेंस इसमें बना रहे। कल हमने देखा कि 15 मार्च से 15 जून का जो समय है, तो मार्च का समय होता है विषुव का, इक्विनॉक्स का। और विषुव का मतलब यह हुआ कि जिस समय वर्ष में विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है उसी को हम विषुव का समय कहते हैं। और ये मार्च और सितंबर वर्ष में 2 बार विषुव का समय होता है। सूर्य की जो आभासी गति है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होगी। कर्क रेखा से उत्तर और मकर रेखा से दक्षिण की ओर कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं होती हैं। तो इसलिए सूर्य की जो लंबवत किरणों का जो झुकाव है वो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही सीमित होता है, ठीक है। अब मार्च और सितंबर का जो समय है वो विषुव का समय है। मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून में सूर्य कर्क रेखा पर होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो 21 जून, जिसको हम विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 21 जून को सूर्य ठीक कर्क रेखा पर लंबवत होता है। और इस 21 जून के बाद सूर्य फिर नीचे की ओर खिसकता है और जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर में फिर से कहां पे सूर्य आ गया, विषुवत रेखा पर सूर्य की अवस्थिति हो जाती है, यानी कि फिर से विषुव का समय प्रारंभ हो गया। सितंबर के बाद सूर्य का फिर मकर रेखा की ओर दक्षिणायन होता है और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर स्थित होता है। और दिसंबर के बाद फिर सूर्य का जब उत्तरायण होता है तो फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और फिर से मार्च में सूर्य कहां पर होता है, फिर से विषुव रेखा पर आ जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 15 मार्च से 15 मार्च की जो वर्ष भर की जो अवस्थिति है सूर्य के सापेक्ष भारतीय जलवायु की, इसी को हम इस अध्याय में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कालखंड को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं। उसके बाद जो हमारे इस पार्ट 2 का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हमारा फिर 15 मार्च से 15 सितंबर से 15 दिसंबर और फिर 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का चलेगा। चलिए मैं थोड़ा उसको संक्षिप्त इसका विवरण दूंगा।
मार्च का समय सूर्य विषुवत रेखा पर स्थित है, भारत के दक्षिण में ये विषुवत रेखा है। और मार्च में जब सूर्य विषुवत रेखा पर है तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून में सूर्य का क्या हुआ, धीरे धीरे उत्तरायण हुआ। धीरे धीरे जब सूर्य का उत्तरायण हुआ तो सूर्य की जो किरणें हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप पर लंबवत पड़नी प्रारंभ हुई, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप का जो स्तरीय क्षेत्र है यहाँ का ताप बढ़ेगा, वायुदाब घटेगा और तुलनात्मक रूप से जो हिंद महासागर का क्षेत्र है जिसमें आप देख पा रहे हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम होने से यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहता है। इसके अलावा जब सूर्य का उत्तरायण हुआ तो ताप बढ़ने से क्या हुआ, क्योंकि ये समय शुष्क ग्रीष्म काल का है, तो ताप बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, भारतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर गर्म और शुष्क हवाएं चलने लगती हैं, काफी कष्टदायक भी होती हैं स्वास्थ्य के लिए। ठीक इसी क्रम में जैसे उत्तर भारत में इसको हम लू कहते हैं, पश्चिम बंगाल में इसी को काल बैसाखी कहते हैं और उड़ीसा में इसको क्या कहा जाता है, नारवस्त्र के रूप में जाना जाता है। इसी शुष्क ग्रीष्म काल के समय कभी कभी इन गर्म हवाओं का संवहन तरंग के रूप में आरोहण होता है। ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और अगर इनमें थोड़ी बहुत जलवाष्प है तो ये विद्युत गर्जन के साथ क्या करती है, कम समय के लिए वर्षा कर देती है। ठीक, तो ये वर्षा ऐसा नहीं कि संपूर्ण भारत में होती है, तो ये स्थानीय स्तर पर जो हवाओं के संवहन के कारण जो वर्षा हुई तो इन वर्षाओं को ही क्या कहते हैं, जैसे हमने कल कहा था केरल में इसको आम्र वर्षा कहते हैं, कर्नाटक में इसी को कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है और इसी प्रकार जो नॉर्थ ईस्ट का जो आसाम क्षेत्र है यहाँ पर इसको हम चाय वर्षा कहते हैं। तो ये फसलों के नाम पर इनका वर्षा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो वर्षा है इन फसलों के लिए काफी उपयोगी होती है। इसके अलावा हमने देखा इसी कालक्रम में जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है इसका हिमालय से उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ हो गया है और जो तिब्बत के पठार का तापमान बढ़ने से धीरे धीरे क्या हुआ, जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है इसकी उत्पत्ति भी यहां पर क्या हुई, प्रारंभ हो गई। ठीक, तो हमने देखा था कुल मिलाकर के कि 15 मार्च से 15 जून के बीच का जो समय है भारतीय उपमहाद्वीप का तापमान बढ़ता है। ठीक, सूर्य के उत्तरायण के साथ पवन पेटियों के खिसकाव के साथ ITCZ का भी खिसकाव भारत का जो उत्तर का मैदान है लगभग यहां तक इसकी अवस्थिति आ जाती है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है पूरी तरह से हिमालय से उत्तर की ओर खिसक जाता है और तिब्बत के पठार में जो है पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति की दशाएं यहां पर प्रारंभ हो जाती है। रही बात एल नीनो की, तो इसका मैं पार्ट 3 में इसको मैं अलग से कवर करूंगा। तो एल नीनो को हम अलग से इसमें देखेंगे कि उसका भारतीय मानसून से क्या संबंध है। इसके बाद जब हम आए 15 जून से 15 सितंबर जो कि भारत का मुख्य वर्षण का काल है, जिसको हम मानसून काल भी कहते हैं और तकनीकी रूप से इसी को हम क्या कहते हैं, दिशा के हिसाब से इसको हम साउथ वेस्ट मानसून के रूप में भी जानते हैं। और भारत में अगर देखा जाए तो जो भारत में जो 12 माह है यानी कि एक साल एक वर्ष है, उस एक वर्ष में जो है इन्हीं 3-4 महीने में भारत में मोर देन 80% क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है और बाकी समय भारत में लगभग शुष्कता बनी रहती है। तो मेन मुख्यतः जो वर्षण का काल है वो जून से सितंबर तक का काल ही है। ठीक, जो कि एक साउथ वेस्ट मानसून के रूप में है। भाग 1 में हमने देखा कि जब सूर्य का उत्तरायण हुआ सभी स्थितियां विद्यमान हो चुकी हैं। ठीक, सूर्य के उत्तरायण के साथ जो है जो वायुदाब पेटियां हैं और जो पवन पेटियां हैं इनका भी उत्तर की ओर खिसकाव होता है। दक्षिण की व्यापारिक पवनें भी उत्तर की ओर शिफ्ट होती हैं और ये विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है। तो फिर इसमें जब फेरल का नियम लागू होता है तो ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, अपने राइट साइड की ओर मुड़ जाती हैं और दाहिनी ओर मुड़कर क्या करती है, भारत के दक्षिणी भाग पर जब टकराती है तो उसकी 2 शाखाएं बनती है, अरब खाड़ी की शाखा और दूसरी होगी आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक, अब ये हवाएं सागर से स्थल की ओर ये मानसूनी हवाएं पर्याप्त आर्द्रता लेकर आती हैं और जहां जहां इनको अवरोध मिलता है वहां वहां इनका आरोहण होता है और ये क्या करती है, भारत में वर्षा करती है और लगभग व्यापक तौर पर इस दौरान संपूर्ण भारत में मानसूनी वर्षा प्रारंभ हो जाती है। अरब सागर की 3 उपशाखाएं। पहली उपशाखा
पश्चिमी घाट पर्वत से लंबवत टकराती है, घनघोर वर्षा करती है। दूसरी उपशाखा नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों से होते हुए भारत का जो मध्य भारत है इस इलाके में वर्षा करती है। और अरब सागर की जो तीसरी उपशाखा है वो अरावली पर्वत के समानांतर होते हुए, ठीक है, नगण्य वर्षा करते हुए उत्तर का जो मैदान है, पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, वहां पर वो प्रवेश कर जाती है। और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी की शाखा नॉर्थ ईस्ट के जो हिमालय राज्य हैं यहां पर इसको अवरोध मिलता है। यहां पर ये मानसूनी हवाएं, गर्म और आर्द्र हवाएं टकराती है और यहां पर घनघोर वर्षा करती है। और इसके अलावा यही बंगाल की खाड़ी से जो है उत्तर भारत का जो इलाका है, इस हाई से इस लो प्रेशर की ओर हवाएं आकर्षित होती है और इस उत्तर भारत के इलाके में क्या करती है, मानसूनी वर्षा करना प्रारंभ करती है। तो 3 उपशाखाएं अरब सागर से है और 2 उपशाखाएं इसकी बंगाल की खाड़ी से है। तो अगर भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है, आपके प्रश्न के लिहाज से इसका जो उत्तर है वो अरब खाड़ी की शाखा से भी होती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी होती है। बस अंतर यह रहेगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक, प्रायद्वीपीय भारत में जो वर्षण का जो मुख्य स्रोत है वो अरब खाड़ी की मानसूनी हवाएं हैं और उत्तर भारत का जो क्षेत्र है जहां पर मानसूनी वर्षा का जो मुख्य कारण है, जहां अधिक आर्द्रता हमें बंगाल की खाड़ी से क्या हुआ है, प्राप्त होती है। तो ये थी अभी तक की स्थितियां। अब आज के पार्ट में अब हम 15 सितंबर से 15 दिसंबर और फिर 15 दिसंबर से 15 मार्च तक की कंडीशन में आते हैं और इन दोनों ही समयों पे हम इन फैक्टर्स को जोड़ के देखेंगे, ठीक, कि इन फैक्टर्स में क्या बदलाव आता है और इनमें बदलाव आना जाहिर है और बदलाव आने से क्या होगा, भारतीय जलवायु फिर से क्या होगी, प्रभावित होना प्रारंभ होगी। अब देखिए सितंबर फिर से विषुवत का समय है, सूर्य इस समय फिर से विषुवत रेखा पर आ चुका है और अब सितंबर के बाद सूर्य का क्या होगा, विषुवत रेखा से दक्षिणायन होगा मकर रेखा की ओर। अब हम लेंगे समय क्या, 15 सितंबर से दिसंबर तक का समय। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा की ओर आ चुका है या आना प्रारंभ होता है। 3 माह का समय ये है। अब देखिए जैसे जैसे सूर्य की किरणें जो अभी तक ग्रीष्म काल में कर्क रेखा की ओर थी, अब जैसे जैसे सितंबर में सूर्य की किरणें मकर रेखा की ओर जाएंगी तो वैसे वैसे भारतीय उपमहाद्वीप का तापमान अब गिरना प्रारंभ हो जाएगा। और आप जानते हो कि ताप का वायुदाब से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, रिवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो जैसे जैसे ताप यहां पर कम होगा वैसे वैसे भारतीय उपमहाद्वीप का जो स्तरीय क्षेत्र है यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होने लगता है। और स्थल के विपरीत जो सागरीय क्षेत्र है यहां पर अपेक्षाकृत क्या होगा, यहां पर अपेक्षाकृत तापमान बढ़ने से लो प्रेशर बनने लगेगा। तो स्थल पर हाई प्रेशर और सागरीय क्षेत्रों पर फिर से क्या है, निम्न वायुदाब की कंडीशन अब यहां पर बनना प्रारंभ हुई है, ठीक। और लगभग सितंबर तक जब सूर्य मकर रेखा पर आ जाएगा तब यहां पर पूरी तरह से मजबूत हाई प्रेशर बन जाएगा और इन इलाकों पर जो सागरीय क्षेत्र है यहां पर मजबूत लो प्रेशर बन जाएगा। लेकिन सितंबर से दिसंबर तक अभी ये दशाएं सूर्य के दक्षिणायन के साथ क्या हो रही है, बनना प्रारंभ हो रही है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि जैसे ही सूर्य का दक्षिणायन प्रारंभ हुआ, सूर्य विषुवत रेखा से अब मकर रेखा की ओर जाना प्रारंभ हुआ, तो अभी तक जो भारत में मानसून काल था, जो मानसूनी हवाएं यहां पर आ रही थी, वर्षण कर रही थी, अब उनका लौटना प्रारंभ होता है। क्यों लौटना प्रारंभ होता है कि अभी तक ग्रीष्म काल में उनकी दिशा ये थी हाई से लो की ओर, अब उनकी दिशा क्या हो जाएगी, हाई से लो की ओर, स्थल से सागर की ओर हो जाएगी, ठीक। इसी को हम एक प्रकार से क्या कहेंगे कि अब मानसून का लौटना क्या हो गया है, प्रारंभ हो चुका है, जो कि अब लगभग 15 सितंबर के बाद ऐसा धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा। इसी के साथ इस काल में जो 15 सितंबर से 15 दिसंबर का जो समय है, सूर्य के दक्षिणायन के साथ हिंद महासागरीय क्षेत्र का तापमान बढ़ने से लो प्रेशर विकसित होता है। और जब बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर का जो मुख्यतः बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, यहां पर लो प्रेशर विकसित होने से क्या होता है,
चारों ओर की जो हाई प्रेशर का जो क्षेत्र है वहां से हवाएं इस ओर आकर्षित होती हैं और वो इस क्षेत्र में जो है उष्ण कटिबंध चक्रवात, जो हमने लिखा है ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहां पर इसकी उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। और ये व्यापारिक पवनों के साथ ईस्ट की ओर जाता हुआ जो भारत का जो पूर्वी तट है, ठीक, पूर्वी समुद्री तट है, ये उष्ण कटिबंध चक्रवात क्या करता है, भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करता है। चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या पश्चिम बंगाल हो, इन 4 राज्यों को ही मुख्यतः जिनका तटीय क्षेत्र है उसको ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है प्रभावित करता है। और आप हर बार देखते होंगे कि लगभग इसी समय भारतीय इस क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में, या भारत का जो पूर्वी तट है, यहां पर अलग अलग नामों से क्या आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते रहते हैं। ठीक, तो ये थी 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक की कंडीशन। एक तो मानसून का लौटना प्रारंभ हुआ, सूर्य के दक्षिण के साथ हाई से लो प्रेशर की ओर हवाओं का जो दिशा है वो स्थल से सागर की ओर होगी, ठीक, और समुद्र सतह का जैसे तापमान बढ़ना प्रारंभ होगा तो कहीं ना कहीं यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति के लिए दशाएं प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक, आई होप आपको कितना समझ में आ गया होगा। अब इसका अंतिम बिंदु है, अंतिम जो काल है भारतीय जलवायु के हिसाब से, क्योंकि हमने मार्च से प्रारंभ किया और मार्च में इसको समाप्त करना है, तो अब 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का समय हम यहां पर लेके चलेंगे, ठीक। और 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का जो समय है भारत में वो क्या है, वो एकदम विंटर सीजन का है, शीत ऋतु है। दूसरे शब्दों में हम इसे क्या कह सकते हैं, शुष्क शीत ऋतु कह सकते हैं, ठीक। क्योंकि अगर व्यापक रूप में अगर देखें तो भारत में ग्रीष्मकाल आर्द्र है जो कि मानसूनी काल है, और शीतकाल मानसूनी जलवायु में हमेशा क्या होता है, एक प्रकार से शुष्क माना जाता है अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो। अब 15 दिसंबर से 15 मार्च का समय आप देखिए, दिसंबर में सूर्य आपका मकर रेखा पर है। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और फिर से मार्च में सूर्य कहां की ओर आ रहा है, विषुवत रेखा की ओर आ रहा है। लेकिन इस 15 दिसंबर से पहले हम 15 सितंबर से 15 दिसंबर पढ़ चुके हैं, ठीक, जब सूर्य का पूरी तरह से मकर रेखा की ओर विस्थापन हो चुका है। और अब यहां पर 15 दिसंबर तक यहां पर जो समाप्त हुआ है, यहां से जो प्रारंभ हुआ है, अब 15 दिसंबर तक जो है इस हाई प्रेशर का तेजी से क्या हो चुका है, विकास हो चुका है। और जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है यहां पर तापमान कम होने से यहां पर एक प्रकार से लो प्रेशर मजबूत हो चुका है। अब हवाएं हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर क्या होंगी, आकर्षित होंगी, चाहे वो अरब सागर के क्षेत्र की ओर हो, चाहे वो बंगाल की खाड़ी की शाखा की। ठीक है, अब हम इन कंडीशंस को यहां पर देखते हैं, जो ये फैक्टर्स हैं जो कि भारतीय जलवायु और मानसून को प्रभावित करते हैं। तो इन फैक्टर्स को जो है हम 15 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में इनको रखते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, क्योंकि सूर्य का दक्षिणायन इस समय है, तापमान कम है, वायुदाब भारतीय उपमहाद्वीप का अधिक है, समुद्री क्षेत्र का तापमान थोड़ा ज्यादा होने से यहां पर निम्न वायुदाब बना हुआ है, ठीक। सूर्य के दक्षिणायन के साथ क्योंकि वायुदाब पेटियों का भी और पवन पेटियों का भी पूरी तरह से खिसकाव दक्षिण की ओर हो चुका है, इसलिए ITCZ भी फिर से क्या है, दक्षिण की ओर शिफ्ट हो चुकी है, यानी कि वो भारतीय उपमहाद्वीप से नीचे की ओर जा चुकी है। इसी बीच अगर देखें तो जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है, जो ग्रीष्म काल में सूर्य के उत्तरायण के साथ कहां जा चुकी थी, हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो चुकी थी। अब इन पवन पेटियों और इन वायुदाब पेटियों के खिसकाव के साथ अब जो ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ठीक, ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्या हो जाएगी, हिमालय से दक्षिण की ओर, और लगभग इस एरिया में क्या हो जाएगी, ये शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। और मैंने कल पहले भी कहा था कि इस पश्चिमी जेट स्ट्रीम का जो संबंध है वो ध्रुवीय पवन और पछुआ पवनों से है। ध्रुवीय पवन ठंडी होती है, पछुआ पवन उनकी तुलना में गर्म है। तो गर्म और ठंडी पवनें जब मिलती है, ठीक, तो इनमें अलग अलग तापमान होने से जो एनर्जी जनरेट होती है उसी से क्या होता है, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। लेकिन वायुदाब पेटियां और पवन पेटियां जब सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ नीचे की ओर शिफ्ट हो चुकी हैं, तो अब जो भारत की लोकेशन जो हम यहां पर देख रहे हैं कि लगभग कर्क रेखा इसके बीचों बीच गुजरती है, विषुवत रेखा से भारत की अवस्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब ये जो सूर्य के दक्षिण के साथ जो है ये जो वायुदाब पेटियां, पवन पेटियां नीचे की ओर शिफ्ट हो चुकी हैं, तो यही जेट स्ट्रीम जो है लगभग नॉर्थ वेस्ट भारत के सीध में आ चुकी है। और इसी लोकेशन में अगर देखा जाए
तो अफ्रीका और जो यूरोप है उसके बीच में आपको एक भूमध्य सागर मिलेगा। अब क्योंकि ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर की ओर से इस क्षेत्र में आ रही है, तो ये भूमध्य सागर से पर्याप्त आर्द्रता ग्रहण करेगी और जहां जहां इसको अवरोध मिलेगा, इससे पहले पाकिस्तान और फिर ये भारत का जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, जहां जहां इसको अवरोध मिलेगा वहां पर क्या करेगी, ये तीव्र गति से कम समय के लिए वर्षा प्रारंभ करती है। ठीक, तो यही जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है नॉर्थ वेस्ट का जो भारत है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब या आपका हरियाणा है, या थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा राजस्थान का है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका है, इन इलाकों में क्या करती है, शीतकाल की पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वर्षा कहते हैं, इन इलाकों में ये वर्षा होती है। ठीक, बाकी भारत में ये वर्षा नहीं होती। तो ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रभाव इस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में शीतकाल में नॉर्थ वेस्ट भारत में मिलता है। इसके अलावा अगर हम पूर्वी जेट स्ट्रीम की बात करें, तो जो ईस्टर्न जेट स्ट्रीम है, जिसकी उत्पत्ति, जो कि हमने पहले भी कहा था कि ये एक मौसमी जेट स्ट्रीम है और इसकी उत्पत्ति केवल कब होती है, इसकी उत्पत्ति केवल ग्रीष्म काल के समय तिब्बत के पठार का तापमान बढ़ने से होती है। लेकिन जब सूर्य का दक्षिणायन हो चुका है, तिब्बत के पठार का तापमान कम हो चुका है, तो ये जेट स्ट्रीम एक प्रकार से विलुप्त हो चुकी है। इस समय इस जेट स्ट्रीम की कोई भी भूमिका हमें देखने को नहीं मिलती, इसका कोई प्रभाव अब यहां पर इस समय शीत ऋतु में नहीं है। और इसी क्रम में अंतिम बात, जिस प्रकार ग्रीष्म काल का संबंध भारत में साउथ वेस्ट मानसून से है, उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि क्या भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून भी आता है, तो इसका उत्तर होगा हाँ। और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून का संबंध क्या है, भारत में कोरमंडल के तट से है। ठीक, कोरमंडल का तट, जिसमें अधिकांश भाग तमिलनाडु का आता है और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का आता है, तो यहां पर शीतकाल में नॉर्थ ईस्ट वर्षा होती है। अब नॉर्थ ईस्ट वर्षा कैसे यहां पर हो जाती है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलना प्रारंभ, स्थल से सागर की ओर। अब क्योंकि दिशा स्थल से सागर की ओर है, अरब सागर की बात करें तो इनमें जलवाष्प तो है नहीं, ये हवाएं शुष्क रहेंगी, वर्षा नहीं करेगी। लेकिन इस हाई प्रेशर से बंगाल की खाड़ी का जो लो प्रेशर है, इस ओर भी क्या होती है, हवाएं आकर्षित होंगी। ठीक, अपने दाईं ओर चलती रहेंगी वो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, और इस लो प्रेशर की ओर जब वो आकर्षित होंगी, तो उसका जो दिशा हो जाएगी वो कोरमंडल के तट में एकदम लंबवत टकराती है। तो अब इन हवाओं की दिशा एक प्रकार से क्या हो गई है, सागर से स्तर की ओर हो गई है। इनमें पर्याप्त आर्द्रता होगी और जो ये कोरमंडल का तट है, वहां पर जहां इसको अवरोध मिलेगा, वहां पर ये क्या करेंगी, मानसूनी वर्षा कहेंगी। और दिशा के हिसाब से इसे ही हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है। तो शीतकाल में हमने दो दशाएं देखी, एक तो नॉर्थ वेस्ट भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में शीतकालीन वर्षा, जिसमें वर्षा समाप्त होने के बाद फिर शीत लहरी प्रारंभ हो जाती है। और दूसरा कोरमंडल के तट पर जो है लौटता हुआ मानसून, जब कोरमंडल के तट पर लंबवत टकराता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। और बाकी भारत इस समय क्या रहता है, बाकी भारत इसमें शुष्क बना रहता है। ठीक, अन्य क्षेत्रों में इसमें कोई वर्षा नहीं होती है। ठीक, तो दोस्तों ये था भारतीय जलवायु के दो पार्ट। भाग एक में हमने 15 मार्च से 15 सितंबर के 6 माह लिए, 3-3 माह करके। और आज के पार्ट में हमने इसको जानने का प्रयास किया कि 15 सितंबर से 15 दिसंबर और 15 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में भारतीय जलवायु की क्या क्या विशेषताएं हैं। और खासकर आपको इसमें जरूर ध्यान देना है कि जो सूर्य के दक्षिणायन के साथ जो ये फैक्टर्स बदल रहे हैं, ठीक उसी के हिसाब से क्या हो रही है, भारतीय जलवायु लगातार बदलती रहती है। ठीक है, अब हम भारतीय जलवायु के तीसरे पार्ट, अंतिम पार्ट में एल नीनो को समझने का प्रयास करेंगे। और एल नीनो भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है, इसका भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मक प्रभाव है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या एल नीनो से भारतीय मानसून मजबूत होता है, या ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कि भारतीय मानसून इससे कमजोर हुआ है। ठीक, इसको पढ़ने के लिए हमारा अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आगे आएगा। धन्यवाद दोस्तों।